अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ना है कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से एटम का स्ट्रक्चर जो था वो कैसे पेश किया, क्या कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, क्या उसकी ऑब्जर्वेशंस थी, क्या रिज़ल्ट निकाले गए और उसमें कुछ गलतियाँ, खामियाँ या ड्रॉबैक्स जो थे हमने उनको डिस्कस करना है। अभी तक इस चैप्टर में हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है। उसके अलावा एटम का जो अभी तक हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है वो हम प्लम पडिंग थ्योरी पे बेस कर रहे हैं कि मोस्टली जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज है और उसमें कहीं कहीं नेगेटिवली चार्ज जो हैं वो स्टक हैं। उसके बाद रदरफोर्ड ने हमारे पास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था गोल्ड फॉयल के ऊपर। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। गोल्ड की, सोने की बिल्कुल थिन बारीक सी फॉयल लेके उसके ऊपर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, या हम कह लें कि गोल्ड के जो एटम्स हैं उनके स्ट्रक्चर को उसने स्टडी किया था। अब एक्सपेरिमेंट किस तरह परफॉर्म किया था? पहले तो एक्सपेरिमेंट इसलिए परफॉर्म किया था रदरफोर्ड ने कि ये देखा जाए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो हमारे पास प्रोटॉन है उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का बेसिक मकसद ये था कि ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव जो हैं को एग्जिस्ट कर रहे हैं, एटम के अंदर इकट्ठे मौजूद हैं। तो ये इकट्ठे किस तरह से मौजूद हैं, एटम स्टेबल किस तरह से होता है इन दोनों की इकट्ठे मौजूदगी में। तो एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया गया, गोल्ड फॉयल ली गई बिल्कुल थिन और उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई गई। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं। ये हीलियम एटम है जिसमें से हम जब दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास हीलियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाता है और उसे ही हम अल्फ़ा पार्टिकल्स कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं, हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में भी पढ़ा था। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट गोल्ड फॉयल के ऊपर करवाई गई तो उसके नतीजे में कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाई गई, वो हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशंस थी और किस तरह से जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। ये हमारे पास ही ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, हीलियम पार्टिकल्स हैं। दो दो इलेक्ट्रॉन हीलियम में से रिमूव किए गए हैं और ये सर्कुलर जो है हमारे पास ये गोल्ड है हमारे पास, उसका आप कह लें एटम है। अब जब अल्फ़ा पार्टिकल की इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई गई, ये एरो हेड आपको शो कर रहे होंगे, तो मोस्टली इनमें से जो थे वो पास हो गए। मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड। जो मोस्टली पार्टिकल्स थे वो इसमें से बिल्कुल सीधे गुजर गए। कुछ पार्टिकल्स जो थे वो यहाँ दरमियान में टकरा कर डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए और कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल टकरा के रिपेल्ड बैक बिल्कुल वापस चले गए। तो अब ऑब्जर्वेशंस क्या मेड हुई उससे? पहली ऑब्जर्वेशन तो यही कि मेजॉरिटी जो थी वो अनडिफ्लेक्टेड उसमें से गुजर गई। कुछ जो हैं वो स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की उन्होंने, कुछ ने बहुत ज़्यादा की और कुछ जो थे वो बिल्कुल ही वापस रिपेल हो गए या हम कह लें डिफ्लेक्ट बैक हो गए। अब इन 4 या 3 ऑब्जर्वेशंस जो हैं इनको देखते हुए फिर रदरफोर्ड ने कुछ रिज़ल्ट ड्रा किए। वो जो रिज़ल्ट थे वो हमने देखने हैं। सबसे पहला रिज़ल्ट ये था कि जब बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल एटम में से बिल्कुल गुजर गए हैं तो इसका मतलब क्या है, एटम मोस्टली एम्प्टी है, उसके अंदर जगह जो है वो खाली है। अगर कोई ज़्यादा उसमें चीज़ें मौजूद होती तो अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाते या वापस रिपेल हो जाते। दूसरा जो रिज़ल्ट ड्रा किया गया वो ये किया गया कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए हैं सेंटर से, कुछ कम डिफ्लेक्ट हुए हैं, कुछ ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि सेंटर में कोई चीज़ मौजूद है जिसे न्यूक्लियस का नाम दिया गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कैसे कंफर्म हुआ कि हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था और पॉजिटिव सेम चार्जेस क्या करते हैं, दूसरे को रिपेल करते हैं। जब अल्फ़ा पार्टिकल्स उसके न्यूक्लियस के करीब पहुंचे तो वहाँ से बिल्कुल वो रिपेल हो गए, उससे दूर चले गए। तीसरी बात ये अख़ज़ की गई कि कुछ हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल टकराने के बाद वापस आ गए, जिसका मतलब ये था कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो बहुत ही डेंस और हार्ड स्ट्रक्चर है।
पहला क्या है कि जो हमारे पास एटम है वो मोस्टली एम्प्टी है, क्योंकि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे गुजर गए, और उसके सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस मौजूद है, और न्यूक्लियस जो है वो डेंस और हार्ड स्ट्रक्चर है, जिससे अल्फ़ा पार्टिकल्स टकरा के बिल्कुल वापस आ गए। उसके बाद जो चौथा पॉइंट या हम कह लें रिज़ल्ट इससे निकाला गया वो ये था कि मोस्टली जो थे वो बिल्कुल सीधे गुजर गए, कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो एटम के मुकाबले में बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि सारे एटम में से वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, बिल्कुल थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, जिसकी मदद से हमें पता चला कि न्यूक्लियस हार्ड तो है मगर उसका साइज़ जो है वो बहुत ही स्मॉल है। तो एक बात ये अखज़ की गई। उसके बाद पांचवी बात इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में मौजूद नहीं होते। ये हमने पहले पीछे भी पढ़ा, वही बात दोबारा आगे आ गई कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। और एटम अब न्यूट्रल किस तरह से होता है, जितने पॉजिटिव अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए एटम हमारे पास न्यूक्लियस होता है। हम रिज़ल्ट्स को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल बिल्कुल सीधे गुजर गए, डिफ्लेक्ट नहीं हुए, इससे हमें पता चला कि एटम जो है वो मोस्टली एम्प्टी है। कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए, तो हमें पता चला एटम के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और वो न्यूक्लियस बहुत ही डेंस और हार्ड है, क्योंकि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स वापस रिपेल हो गए। न्यूक्लियस का जो आप कह लें साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल है। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, और एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये था हमारे पास रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कि अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाने से कुछ ऑब्जर्वेशंस ली गई और उनकी बेस पर फिर रिज़ल्ट निकाले गए। अब रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट ने जो प्लम पडिंग थ्योरी थी उससे तो गलत साबित किया कि कुछ हमें ठीक जो था वो स्ट्रक्चर बताया, मगर इसके अलावा अभी भी इसमें फॉल्ट्स या डिफेक्ट्स हम कह लें मौजूद थे। वो डिफेक्ट्स क्या थे, हम उन्हें वन बाय वन देख लेते हैं। पहला डिफेक्ट तो ये था कि रदरफोर्ड ने बात की कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स में जो है रिवॉल्व करता है। सॉरी, शेल्स की बात नहीं की गई थी, जस्ट यही कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ कर रहा है। जब वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूँ उसको। ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और जैसे जैसे वो रिवॉल्व कर रहा है एनर्जी उसकी रिलीज़ होती जा रही है, बाहर निकल रही है, और आहिस्ता आहिस्ता वो इवेंचुअली कम एनर्जी वाले लेवल पे ऐसे रिवॉल्व करता हुआ आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता उसे आके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए जब उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाए। लेकिन जब ऐसा होगा तो हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा नहीं रहेगा, एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। रदरफोर्ड ने एक तरफ तो ये बात कही और दूसरी तरफ एटम का स्ट्रक्चर जो एक्सप्लेन किया, लेकिन हम अगर ये बात देखें तो एक वक्त पे एटम के स्ट्रक्चर को कोलैप्स होना चाहिए, जिसको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। एक फ़ॉल्ट तो ये था। इसी से रिलेटेड दूसरा फ़ॉल्ट है, वो किस तरह से है, हम एनर्जी या लाइट किसी जगह से अगर रिलीज़ हो रही हो तो उसका हम स्पेक्ट्रम लेते हैं, और उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्ट्रोमीटर, उसका इस्तेमाल करते हैं, जो हमें बताता है कि एनर्जी कितनी निकल रही है और किस तरह से निकल रही है। जब हमने ये बात की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी को रिलीज़ करता है, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम यहाँ पे दो तरह की बात की गई है। एक को लाइन स्पेक्ट्रम का जिक्र किया गया और दूसरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का जिक्र किया गया। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम उसका ग्राफ सा ड्रा करें, हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो कंटिन्यूसली ऐसे उसमें एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए कि एनर्जी जो है वो आ रही है। ये हमारे पास हो जाएगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब ये होगा कि पहले कुछ नहीं शो हो रहा, फिर अचानक से हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है, फिर दोबारा ज़ीरो हो जाता है सब कुछ, फिर दोबारा से एनर्जी रिलीज़ होती है। तो हमारे पास रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल जब एटम का आप कह लें स्पेक्ट्रा लिया गया, स्पेक्ट्रम लिया गया, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आ रहा था वो लाइन आ रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा था। मतलब कुछ देर के बाद एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती थी, फिर ज़ीरो हो जाता था सब, फिर दोबारा से रिलीज़ होती थी। मगर रदरफोर्ड ने जो प्रपोज़ किया था वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहा था कि कंटिन्यूसली एनर्जी
रिलीज़ कर रहा है, मगर चूँकि दोबारा एक्सपेरिमेंट जो था वो लाइन रिज़ल्ट दे रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में रिज़ल्ट आ रहा था। तो इस तरह से एक ड्रॉबैक रदरफोर्ड के मॉडल का ये भी था। हालांकि बहुत अच्छा काम था, इससे फिर आगे और भी क्वेश्चन राइज हुए कि एटम फिर इस तरह है तो कोलैप्स करना चाहिए, साइंटिस्ट ने उसके ऊपर भी काम शुरू किया। फिर अगर कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो फिर लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास क्यों बन रहा है, यानी कि इसने फर्दर आगे स्टडी को पे मजबूर किया साइंटिस्ट को, मगर इसमें कुछ ये ड्रॉबैक्स जो थे वो मौजूद थे। अब हम इसे बुक से रीड कर लेते हैं। Rutherford performed Goldfield experiment to understand how negative and positive charge could coexist in an atom। उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि देखा जाए एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट क्या था, ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन अ 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल। इतनी थिक जो थी थिन जो थी गोल्ड फॉयल थी, बिल्कुल बारीक सी, जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई गई। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं हमारे पास कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यानी कि जिनमें से रेडिएशन निकलती हैं, जैसा कि हमारे पास रेडियम और पोलोनियम है, इनसे रेडिएट होते हैं या इमिट होते हैं। एक्चुअली में ये हीलियम न्यूक्लियाई हैं, यानी कि हीलियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर दें, लूज़ हो जाएं, तो ये मैटर में बहुत ज़्यादा हद तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया, ही ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल ऑन फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड ZnS से जो हमारे पास जो स्क्रीन थी, हमें कैसे पता चला कि डिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जा रहे हैं। ये हमारा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, इसके इर्द गिर्द ऐसे जिंक सल्फेट की कोटेड एक जो आप कह लें प्लेट मौजूद थी, जिस पे जब ये अल्फ़ा पार्टिकल जाके स्ट्राइक करते थे तो यहाँ पे जहाँ पे वो स्ट्राइक करते थे वहाँ पे वो प्लेट शाइन करती थी। तो इस तरह से पता चला कि मोस्टली जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए हैं, कुछ जो है वो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं और कुछ जो हैं वो बिल्कुल बाउंस बैक हो गए हैं। उस शाइन की वजह से हमें पता चला। और रदरफोर्ड ने प्रूव किया कि जो प्लम पडिंग मॉडल था वो ठीक नहीं था। अब इस एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन बनाई गई वो ये थी कि मोस्टली पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, जो मोस्टली थे वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए। आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल ओनली फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स एंड वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉयल। 20,000 में से चंद ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए और कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल रिपेल होके वापस आ गए। अब इन्हीं ऑब्जर्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए रिजल्ट्स जो ड्रा किए गए वो ये किए गए कि मोस्टली पार्टिकल फॉयल में से गुजर गए हैं, इसकी वजह से एटम जो है वो मोस्टली एम्प्टी है। सेकंड रिज़ल्ट ये लिया गया जो कि डिफ्लेक्शन हुई, द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल प्रूव देयर इज़ अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इस सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जिसे न्यूक्लियस कहा गया। कुछ जो थे अल्फ़ा पार्टिकल वो बिल्कुल ही रिपेल हो गए थे, बाउंस बैक हो गए थे, जिससे ये नतीजा लिया गया कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो बहुत ही डेंस और हार्ड है। द कंप्लीट रीबाउंस ऑफ वेरी फ्यू पार्टिकल्स शो दैट न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड। जबकि कुछ डिफ्लेक्ट हुए, सिंस वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, इट शोज दैट साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। टोटल साइज़ के मुकाबले में न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो बहुत ही छोटा है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। एटम जो है वो हमारे पास न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बराबर है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोटॉन्स, वो सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और उन्हें न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया गया था। तो ये रिज़ल्ट्स थे जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ड्रा किए गए थे। उसके बाद डिफेक्ट्स का बताया गया है कि क्या क्या फॉल्ट थे, कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर चार्ज मौजूद है तो उसे एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली रिलीज़ करते हुए जो न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए, जिसे हमने डायग्राम के थ्रू भी देखा। अगर वो ऐसे गिरेगा तो एटम का स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाएगा, आप कह लें कोलैप्स हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है वो भी कंटिन्यूस बनना चाहिए, मतलब जो हमारे पास रिज़ल्ट आए उसमें भी कंटिन्यूस एनर्जी निकल रही हो। लेकिन जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आ रहा था वो लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा था, जो कि आपस में आप कह लें कंट्रास्ट में थे दोनों। फिर इसी से ही आगे साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ क्वेश्चन राइज हुए जिसमें उन्होंने वर्क स्टार्ट किया कि लाइन स्पेक्ट्रम हमें क्यों मिलता है, कंटिन्यूस क्यों नहीं मिलता, एटम कैसे कोलैप्स करता है या स्टेबल किस तरह से होता है। इससे ये साबित हो रहा था कि अभी भी रदरफोर्ड का मॉडल परफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से आगे फिर फर्दर मॉडल्स जो थे वो पेश किए गए। इसके अलावा साइड में रदरफोर्ड के बारे में बताया गया, वाज अ ब्रिटिश न्यूजीलैंड केमिस्ट
He performed a series of experiments using alpha particles. He won the 1908 Nobel Prize in Chemistry. 1908 में उसे नोबेल प्राइज़ मिला. In 1911 he proposed nuclear model of atom and performed the first experiment to split atom. एटम को तोड़ने के लिए पहला एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया. इन्हीं कंट्रीब्यूशंस की वजह से इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस का फादर भी कहा जाता है. तो आपसे डेट भी पूछी जा सकती है एमसीक्यूज़ में. ये एमसीक्यूज़ भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस किसे कहा जाता है.